हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। हमने लास्ट क्लास में सेकंड चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था, लेकिन अभी जो सीबीएसई के नॉर्म्स हैं तो उसमें जो चैप्टर है सेकंड उसको कम्प्लीटली हटा दिया है। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके, और काफ़ी वेटेज भी रखता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये। ठीक है, आपको बड़े ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। कहीं भी कोई डाउट होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं? तो हम वो बोलेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसमें वो अपने जैसे कुछ और न्यू ऑर्गेनिजम्स बना सकता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोक्रिएट। ये एक एबिलिटी है प्रोक्रिएट करने की, दोबारा से क्रिएट करने की। ठीक है, अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्शन हो सकता है। एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। एक का मतलब क्या होता है? विदाउट, जो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। द रिप्रोडक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, उसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिमिलरली जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी कि एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होती है। ठीक है, तो मेल गैमेट स्पर्म को बोलते हैं, फीमेल गैमेट ओवम होते हैं। दोनों फ्यूज करके एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से आगे चल के एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, और उन टाइप्स में भी अलग अलग, जैसे एसेक्सुअल है तो उसमें हम फर्दर टाइप्स भी पढ़ेंगे। फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, इस तरीके से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें यहाँ पे लिखा है कि रिप्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, जिनको हम ऑफस्प्रिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म विल गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई बार एक लाइन भी लिखी होती है कि कैन यू एक्सप्लेन कि वाई ए कैट गिव बर्थ टू कैट पपीज़। ठीक है, ए डॉग जो है, फीमेल डॉग गिव बर्थ टू डॉग बेबीज़। ठीक है, इस तरीके से। ऐसा क्यों होता है? आप इसको रिप्रोडक्शन से कोरिलेट करके चलेंगे। ठीक है, देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या इनेबल करता है? इट इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे भी कि एसेक्सुअल में और सेक्सुअल में मतलब हो क्या रहा है कि रिप्रोडक्शन से नई नई जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो यंग वंस हैं, वो बन रहे हैं। तो एक स्पीसीज़ की जो कंटिन्यूटी है, एक रेस है, वो चली रहती है, एक मेंटेन रहती है। देन टाइप्स की बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, या फ्यूजन भी ना कह के गैमेटिक इन्वॉल्वमेंट भी लिख सकते हैं कि गैमेट्स अगर इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो फ्यूजन कैसे होगा उनका। ठीक है, यहाँ पे गैमेट्स ही इन्वॉल्व नहीं होते। अगर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो यंग वंस होंगे, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो एक्सटर्नल बिहेवियर है। मान लो आप किसी को देख के बता सकते हैं कि उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। ठीक है, कि वो गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, पतला है, मोटा है, इस तरीके से ये उसकी मॉर्फोलॉजी होती है। जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उसके जीनोटाइप से रिलेटेड, जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो जीन्स होते हैं उससे रिलेटेड। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली यहाँ पे सिमिलर इंडिविजुअल्स बनते हैं इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनको आगे हम चल के बोलेंगे क्लोन्स। आपसे ये डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर क्लोन्स। तो आप क्या बोलोगे कि क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। ठीक है,
और क्लोन की एक इंडिविजुअल यूनिट को रैमिट बोला जाता है। जो लोग एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये पॉइंट कि द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ क्लोन इज कॉल्ड रैमिट, RAMET। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देन अगला टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने क्या बताया अभी कि इट इन्वॉल्व्स गैमेट्स। यहाँ पे गैमेट्स जो हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर गैमेट इन्वॉल्व हुए हैं, सो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर गैमेट इन्वॉल्व हो गए तो वहाँ पे वेरिएशंस आएंगी। बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वेरिएशंस कहाँ पे आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। वेरिएशन से आप क्या समझते हैं? वेरिएशन से हम बोलेंगे कि वैरायटी है। जैसे आप हो, सो आप अपने पापा से डिफरेंट हो, आपके पापा जो हैं अपने पापा से डिफरेंट थे। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि भाई आप बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो अपने पापा की, आपके पापा एग्जैक्ट कॉपी थे अपने पापा की, ऐसा नहीं होता ना। सिमिलरिटीज़ होती हैं लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये डिफरेंसेस किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। सो वेरिएशंस के बारे में एक पॉइंट बोलते हैं कि वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कौन प्रोवाइड करता है? वेरिएशंस प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए ये भी बोला जाता है कि आउट ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशंस। यहाँ पे वेरिएशंस आते हैं एंड वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ठीक है। देन एक पॉइंट और लिखा है, रिप्रोडक्शन बेसिकली इन्वॉल्व्स। यहाँ पे क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है। आगे हम पढ़ेंगे भी कि सेल अलग अलग तरीके से डिवाइड करती हैं, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, इस तरीके से। बिफोर ए सेल कैन डिवाइड इट मस्ट अनरेवल इट्स क्रोमोजोम्स। ये अपना जो क्रोमोजोम है, आप जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 23 पेयर्स या फिर 46 क्रोमोजोम्स। सो क्रोमोजोम जो है वो इस तरीके से होते हैं। सो सबसे पहले क्या होगा कि वो अनरेवल होगा, वो वहाँ से हटेंगे दोनों। ठीक है, जब सेल डिवाइड होगी तो उससे पहले क्या होगा? इट मस्ट अनरेवल इट्स क्रोमोजोम एंड कॉपी ऑल इट्स DNA। वो अपना DNA जो है वो कॉपी करेगा। DNA आप जानते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। हमारे अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल होता है? DNA होता है। सभी के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो DNA होगा। DNA आगे चल के RNA बनाता है, RNA से आगे चल के प्रोटीन्स बनते हैं। सो ये मैसेज कैरी करता है। ठीक है, जो DNA है वो एक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है प्रोटीन्स तक। अगर इसमें कुछ चेंज आ गया सो जो बॉडी स्ट्रक्चर है या बहुत सारे फंक्शंस है बॉडी के, उनमें भी चेंज आ जाता है, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। आगे चल के डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो दैट ईच न्यू डॉटर सेल कैन गेट कंप्लीट कॉपी ऑफ ए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सो आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पहले बता दिया आपको कि ए का मतलब होता है विदाउट, एंड सेक्सुअल मतलब जो विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट का इन्वॉल्वमेंट, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप डायरेक्टली, ये चीज़ ध्यान रखना है कि न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट्स ऑफ ए सिंगल पेरेंट। यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको यूनिपेरेंटल भी बोला जाता है। यूनिपेरेंटल ध्यान रखना है। कई बार डिफरेंस आपसे बोर्ड एग्जाम्स में एज इट इज़ पूछ लेते हैं कि राइट डाउन एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आपको ध्यान रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिपेरेंटल होता है। यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाई पेरेंटल होता है, वहाँ पे 2 पेरेंट्स चाहिए, एक मेल एक फीमेल, ताकि स्पर्म और ओवम जो है वो फ्यूज कर पाएँ। और सिंगल पेरेंट एंड विदाउट द इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स यहाँ पे किसको बोलते हैं हम? गैमेट्स को। गैमेट्स आर सेक्स सेल्स। सो यहाँ पे कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। देन ऑफस्प्रिंग्स आर, हमने बताया था कि जो यंग वंस होंगे वो सिर्फ सिमिलर ही नहीं लेकिन एग्जैक्ट कॉपीज़ होंगे अपने पेरेंट्स के। ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट ओनली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बट एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ देयर पेरेंट्स।
यही लाइन यहाँ पे लिखी है कि ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। आइडेंटिकल यहाँ पे है बोथ, हम बोलेंगे बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली जो यंग वंस हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स के, जिनको क्या बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर कॉल्ड क्लोन्स। और अभी हमने क्या बताया था कि क्लोन की इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं, रैमिट। देन न्यू जनरेशंस आर क्रिएटेड फ्रॉम सिंगल पेरेंट, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। देन किस किस में होता है ये, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा मेनली तो, देन कुछ प्लांट्स में और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। कंप्लीटली एब्सेंट कहाँ होता है, हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता उनको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है ये सब चीज़ें। सो एब्सेंट इन हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से हो सकता है, वो हो सकता है फिजन, देन फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। सो इनके बारे में अभी हमें डिटेल में डिस्कस करना है 1 बाय 1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किन किन तरीक़ों से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैरी किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजन की। तो फिजन का सिंपल मतलब होता है कि एक जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करेगा 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, वो टूटेगा। द पेरेंट सेल विल डिवाइड इनटू 2 और मोर देन 2 फ्रेगमेंट्स एंड ईच जो सेपरेटेड फ्रेगमेंट है इट विल बिहेव एज द न्यू डॉटर इंडिविजुअल, ठीक है। मैंने क्या बोला कि एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड करेगा 2 या 2 से अधिक फ्रेगमेंट्स में, और हर एक जो फ्रेगमेंट है इट विल बिहेव एज ए न्यू डॉटर इंडिविजुअल, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक आइडिया नहीं लगा सकते कि पेरेंट सेल कौन सी है और डॉटर सेल कौन सी है। देन देखते हैं डेफिनेशन की। फिजन हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स डिवीज़न ऑफ पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी का डिवीज़न हो रहा है इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ये बात हमने पहले बता दी थी कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। देन 2 तरीके से हो सकता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। फिजन की बात करें सो बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब क्या होता है कि एक जो पेरेंट सेल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। बाई का मतलब क्या होता है, 2, और मल्टीपल का मतलब आप जानते हो, नाम से पता चल रहा है कि बहुत सारे पार्ट्स में पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगी। अब बाइनरी फिजन के बारे में देखते हैं। सो बाइनरी फिजन को हायर क्लासेस में आप जाओगे तो वहाँ बताते हैं कि इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, ठीक है। उसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और भी कई टाइप्स होते हैं, हमें वो नहीं पढ़ना। आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके NTSC में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल क्या हैं, ठीक है, या फिर कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन को शो करते हैं, कौन से मल्टीपल फिजन को शो करते हैं। सो देखते हैं बाइनरी फिजन में क्या होगा कि द डिवीज़न ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक पेरेंट की बॉडी में डिवीज़न होंगे इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 पार्ट में डिवाइड करेगी पेरेंट बॉडी, ठीक है। ईच ऑफ विच, जो 2 पोर्शन बनेंगे वो बिहेव एज इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल्स, ठीक है। जो 2 पार्ट में डिवाइड हुई है, एक पेरेंट सेल है, मान लो एक पेरेंट सेल है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक ये और ये, तो दोनों पार्ट जो है वो कैसे बिहेव करेंगे, एक इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल की तरह। अगर एग्जांपल देखें हम तो अमीबा का एग्जांपल दिखाया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये एक पेरेंट अमीबा है, ठीक है, ये एक पेरेंट अमीबा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। सो न्यूक्लियस ये देखो, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करना इसने इलोंगेट होना स्टार्ट किया है, न्यूक्लियस बड़ा हो गया है।
देन एक फर्रो बनेगा इसके बीच में से, और फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। इनको बोलते हैं डॉटर अमीबे। ठीक है, सो 2 पोर्शन हो गए। सो ये होता है सिंपल बाइनरी फिजन बोल दो या फिर इरेगुलर बाइनरी फिजन बोल दो। और आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे कि बाइनरी फिजन के एग्जांपल क्या क्या हैं। हम बोलेंगे अमीबा, यूग्लिना, लेशमानिया, ये सब बाइनरी फिजन के एग्जांपल होते हैं। अगला एग्जांपल दिखा रखा है आपको यूग्लिना के केस में। यूग्लिना में ऊपर एक फ्लेजिलम होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। सो यहाँ क्या होगा, एक लॉन्गिट्यूडिनल फर्रो बनेगा यहाँ भी, और ये जो है इस तरीके से डिवाइड कर जाएगा। न्यूक्लियस जो है यहाँ पे इलोंगेट कर रहा है, बड़ा हो रहा है। सो एक ये पोर्शन बच जाएगा और एक ये पोर्शन बन जाएगा। ये इस तरीके से आप देख लेंगे कि ये एक यूग्लिना हो गया और ये दूसरा यूग्लिना हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन इन यूग्लिना। सो आपको इनके एग्जांपल्स ज़रूर ध्यान रखने हैं कि बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, एग्जांपल क्या क्या होते हैं। क्या क्या होते हैं हमने बता दिया, अमीबा, यूग्लिना, और भी होते हैं वोर्टिसेला और लेशमानिया। लेशमानिया के बारे में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि लेशमानिया जो है ये काला आजार जो फीवर है वो कॉज करता है। लेशमानिया कॉजेज काला आजार, जिसको डम फीवर भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जो लोग NTSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट ज़रूरी है कि काला आजार इज़ कॉज्ड बाई। सो आपका आंसर क्या आएगा, लेशमानिया। ठीक है। मल्टीपल फिजन की अगर हम बात करें, सो एक पेरेंट सेल है, पेरेंट बॉडी है, वो डिवाइड होगी और बहुत सारे पार्ट्स में वो डिवाइड कर जाएगी। सो क्या बोलते हैं इसमें, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स। ठीक है, साइमल्टेनियसली द न्यूक्लियस सेवरल टाइम्स डिवाइड मैनी डॉटर न्यूक्लियाई विदाउट इन्वॉल्विंग साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे ध्यान रखना है कि बाइनरी फिजन जो था वहाँ पे साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न वहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वही डिवाइड करता है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें, सो ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ए मल्टीपल फिजन। सो द आंसर इज़ प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कोज करता है, एंड अमीबा जो है नॉर्मल कंडीशंस में अमीबा कैसा फिजन शो करता है, बाइनरी फिजन। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन जब होगी तो अमीबा कैसा फिजन शो करेगा, मल्टीपल फिजन। इसको एनसिस्टेड अमीबा बोलते हैं हम, एनसिस्टेड अमीबा। अनफेवरेबल कंडीशन जब होगी तो अमीबा विल शो मल्टीपल फिजन। अगर आपसे 2 एग्जाम्पल पूछे जाएं तो आप क्या बोलोगे, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशन, ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, या अमीबा ब्रैकेट में अनसिस्टेड भी कर सकते हो आप उसको। ठीक है, सो ये दिखा रखा है, ये बीच में कुछ पैरासाइट्स हैं, ये आरबीसी की मेम्ब्रेन है। आरबीसी ये हैं पैरासाइट्स। सो एक सेल जो है वो डिवाइड करेगी, बहुत सारे पैरासाइट्स बन गए। ठीक है, और जब ब्रस्टिंग होगी सेल की, ये आरबीसी की मेम्ब्रेन जब ब्रस्ट होगी तो ये सारे जो पैरासाइट्स हैं वो रिलीज़ होंगे। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल दिखा रखा है आपको प्लाज्मोडियम के केस में। ठीक, देन अगला जो टाइप है, अगला जो प्रोसेस है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है, मान लो ये एक पेरेंट बॉडी है, ये पूरा जो मार्कर है एक पेरेंट बॉडी है, जब ये ब्रेक होगा तो इसमें कुछ फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। एक फ्रेगमेंट ये है, एक फ्रेगमेंट ये है, 2 फ्रेगमेंट बन गए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान के चलें तो इसमें फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, और हर एक जो फ्रेगमेंट है वो न्यू डॉटर इंडिविजुअल की तरह ही बिहेव करेगा। देखते हैं क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ ए बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो ब्रेकअप होगी इनटू 2 और मोर पार्ट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ईच ऑफ विच ग्रोज इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। जितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो सारे फ्रेगमेंट जो हैं न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं। एग्जाम्पल है, एक ग्रीन एल्गी होती है स्पायरोगायरा, उसके केस में क्या होगा कि जो बॉडी है, मान लो ये स्पायरोगायरा है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। ठीक है, और दोनों पार्ट जो हैं दे विल बिहेव एज द न्यू इंडिविजुअल।
अगला प्रोसेस है रीजनरेशन का। रीजनरेशन से आप क्या समझते हैं कि कोई भी बॉडी पार्ट जो है अगर वो लॉस हो गया है तो वो रीजनरेट कर जाता है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल और रिस्टोरेशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट, लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, हम ये बोल सकते हैं जो पार्ट लॉस हो गया है उसका रिस्टोरेशन होना या फिर रिन्यूअल होना, ठीक है। तो वो होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया के केस में। आपने हाउस लिजार्ड देखी होगी, अगर उसकी टेल जो है उसकी पूंछ अगर एक बार कट जाती है तो कुछ टाइम के बाद में वो पूंछ दोबारा ग्रो कर जाती है, ठीक है। सो वो भी एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं रीजनरेशन का, ठीक है। टेल ऑफ सालामंडर जिसे बोलते हैं। सो एक एग्जांपल दिखा रखा प्लेनेरिया के केस में कि प्लेनेरिया की अगर बॉडी है उसको हम काट दें, मान लो 3 पोर्शन में कट कर दिया, ऊपर वाला, बीच वाला और नीचे वाला पोर्शन। सो ये दिखा रखे हैं तीनों पोर्शन। कुछ टाइम के बाद में क्या होगा कि जो फ्रैगमेंट था वो रीजनरेट कर जाएगा। जो लॉस्ट फ्रैगमेंट था, मान लो ये पोर्शन कट गया तो ये पूरा ये बन गया, देन ये पोर्शन ऊपर वाला और नीचे वाला इसने रीजनरेट कर लिया, और ऐसे ही इसने नीचे वाला पोर्शन को रीजनरेट कर लिया, और फाइनली हमें 3 नए प्लेनेरिया जो इंडिविजुअल है वो मिल जाते हैं, ठीक है। अगला जो मेथड है वो होता है बडिंग का। सो बडिंग एज द नेम इंडिकेट, बड का मतलब होता है एक आउटग्रोथ, कि पेरेंट बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ बन गई है जो अपना न्यूट्रिशन लेगी, इस पेरेंट बॉडी से अटैच रहेगी और वो वहाँ से मैच्योर होके देन बिहेव एज ए न्यू इंडिविजुअल, वहाँ से सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। सो हम ये बोलेंगे कि आउटग्रोथ जिसको क्या बोलते हैं, बड इज़ फॉर्म्ड ऑन द पेरेंट बॉडी, ठीक है। आपको दिख रहा है हाइड्रा ईस्ट के केस में बडिंग होती है, ये भी ध्यान रखना है। एग्जांपल्स हाइड्रा एंड ईस्ट, यहाँ पे कैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बडिंग, ठीक है। एक आउटग्रोथ बनती है पेरेंट की बॉडी पे जो वहाँ से सबस्ट्रेटम जो है वहाँ से अटैच होके अपना न्यूट्रिशन लेगी, और देन एक न्यू जो है पेरेंट बॉडी की तरह, न्यू डॉटर इंडिविजुअल की तरह वो बना लेगी एक नई स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अगर हमें बोलना हो इसके बारे में, सो इट इज़ ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन आउटग्रोथ इज़ फॉर्म्ड ऑन द पेरेंट बॉडी, ठीक है। आउटग्रोथ और बड इज़ फॉर्म्ड ऑन द पेरेंट बॉडी विच टेक्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड देन सेपरेट्स इनटू न्यू डॉटर इंडिविजुअल, ठीक है। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं हाइड्रा और ईस्ट। देन अगला मेथड है वो होता है स्पोर फॉर्मेशन। सो स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स हम ये बोलते हैं कि कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, आगे हम बताएंगे भी। सो सबसे पहले आप 1-2 पॉइंट है वो देख लीजिए, उसके बाद में आपको एक इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। स्पोर फॉर्मेशन को स्पोरुलेशन भी बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पोरुलेशन का अगर एग्जांपल पूछ लिया जाए सो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। सो स्पोर फॉर्मेशन अकर्स इन, कहाँ पे होती है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी एंड फंगाई के केस में स्पोर फॉर्मेशन होता है। देन स्पोर्स क्या होते हैं? माइन्यूट छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंगल सेल्ड, थिन भी हो सकते हैं, थिक भी हो सकते हैं। थिन और थिक वॉल्ड प्रोपेग्यूल्स रिलीज्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ये एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये पेरेंट बॉडी है। इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो राइजोपस, म्यूकर, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। सो ये एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। ये जो स्पोर्स हैं इस स्पोरेंजियम के अंदर इंक्लोज्ड होते हैं, फिक्स होते हैं, लेकिन जब ये ब्रस्ट होगा, जब स्पोरेंजियम ब्रस्ट कर जाता है तो स्पोर्स जो हैं दे आर लिबरेटेड इनटू एयर। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे लिबरेट कर दिए जाते हैं। सो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? एक स्ट्रक्चर का नाम स्पोरेंजियम, ध्यान रखना है। नीचे है हाइफे, ठीक है। फिर क्या पॉइंट लिखा है? विद इन स्पोरेंजियम, जो स्पोरेंजियम है उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड्स मैनी टाइम्स, जो न्यूक्लियस है सेवरल टाइम्स वो डिवाइड करेगी। विद ए बिट ऑफ साइटोप्लाज्म डेवलप्स इनटू स्पोर्स, जो उसका साइटोप्लाज्म है वो स्पोर के अंदर डेवलप हो जाता है। ये जो स्पोर्स होते हैं ये हाईली डिस्पर्सिव होते हैं, ठीक है, डिस्पर्स करके कहीं भी जा सकते हैं। दूसरा हाईली रेजिस्टेंट भी होते हैं कि टेम्परेचर वगैरह जो है कई सालों तक ये सर्वाइव भी करते हैं,
ठीक है, इनका सर्वाइवल टाइम होता है वेबिलिटी टाइम जिसको बोलते हैं, कि कुछ का मंथ तक होता है लेकिन कुछ का कई ईयर्स तक का वेबिलिटी टाइम होता है। सो ये होते हैं स्पोर्स। एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। सो आज की क्लास में हमें यहीं तक डिस्कस करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल टुडे एक्सपी एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।